नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। दोस्तों आज का वैसे तो डेट है 1 अगस्त 2022 एंड 1 अगस्त 2022 के हम लोगों ने करंट अफेयर्स को फोकस करना है। बट हाँ, कल का क्योंकि छूट गया था, कुछ कुछ बचा हुआ था, कल ऐसा ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए आज ही कंपाइल कर दे रहा हूँ, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस 1 अगस्त 2022, जहाँ पे सोर्सेज रहने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। तो और इसका पीडीएफ का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा ही दिया जाएगा, वहाँ से कृपया डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। नाउ यूएस ने अनाउंस किया है दैट हम लोग यूएस फॉर्म करने वाला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कहां पर? क्वाड्रिलेटरल समिट जो कि टोक्यो में हुआ था। तो GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से तो आप इस टॉपिक को अपने सिलेबस से इंक्लूड कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ देखो इसमें एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे वो मेंस का होने वाला है, जो फैक्चुअल डेटाज रहेंगे वो प्रीलिम्स का होने वाला है। जैसे इसमें मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन है? क्वाड कंट्रीज तो है ही, 4 क्वाड कंट्रीज, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी, है ना। और साउथ ईस्ट एशियन दैट इज एशियन कंट्रीज से अगर देख लीजिएगा, आउट ऑफ 10 मेंबर्स 7 मेंबर्स हैं, जिसमें आप क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव भी कर सकते हैं कौन कौन यहां पर मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, राइट ना। इसके 4 पिलर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 पिलर्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है सप्लाई चेन रेजिलियंस, राइट। दूसरा है क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। जिसमें मेन जो ये देखो, ये तो जनरल है, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, चलो ये तो ठीक है। बट ये जो है ना सप्लाई चेन रेजिलियंस, अभी तक का प्री कोविड एरा या फिर कोविड के दौरान भी अगर आप देख लोगे तो चाइना के ऊपर सप्लाई चेन मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी था। इस डिपेंडेंसी को अभी बहुत हद तक घटाना है, ठीक है। तो सवाल होता है सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो मेन तो मैंने बता ही दिया, चाइना को काउंटर करना ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, राइट। साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को भी बढ़ाना है। एंड कहा जा रहा है दैट क्योंकि इंडिया तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म इंडिया को प्रोवाइड करेगा जिससे इंडिया को प्रॉपर तरीके से ट्रेड डील मिल सके, और वो वाला ट्रेड डील जो क्या RCEP में इंडिया ने लॉस कर दिया था, ठीक है। तो देखो हुआ ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का फायदा क्या हुआ, राइट। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इट विल अनडाउटेडली बोल्स्टर द केस फॉर इंडो पैसिफिक गोल्स फॉर सोलिडारिटी एंड मेंटेन द रूल ऑफ लॉ। सोलिडारिटी मतलब जो जो कंट्रीज हैं इसके पार्टिसिपेंट्स, आपस में भाईचारा तो बढ़ेगा ही, राइट। अगर उनको कुछ जरूरत पड़ा तो हम उनको पूरा कर देंगे, अगर हमको कुछ जरूरत पड़ा तो वो हमारा वो चीज पूरा कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो चलता ही रहेगा। बट साथ ही साथ जो रूल ऑफ लॉ जो ये सारे कंट्रीज लाइक माइंडेड कंट्रीज मानती है ना, वो वैसे कंट्रीज जो कि रूल ऑफ लॉ को नहीं मानती है उनको अपोज करेगी। जैसे चाइना, आप देख लीजिएगा साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, अपना दबदबा बना रहा है, राइट। पहले तो कुछ क्लेम ही नहीं था, अचानक से चाइना क्लेम करने लगा दैट ये जो 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन, उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो ये क्या बोलोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जिस्ट करते रही। एनीवेज नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसको आप GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। क्यों ये न्यूज़ में था? क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने बोला था राज्यसभा को दैट गवर्नमेंट डज नॉट प्रपोज टू सेट अप अ कमिटी टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो अब क्या है ना, हमारे देश में 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन तो बोलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, दूसरी सेक्शन बोलती है दैट अभी लाने की जरूरत नहीं है, राइट। इनफैक्ट लॉ कमीशन के रिपोर्ट में भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, लॉ कमीशन ने भी क्लियरली बोला है दैट नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। अब लॉ कमीशन कौन है? सरकार ही है वो, है ना। तो इनडायरेक्टली सरकार ने ही आपको बोला है दैट अभी जरूरत नहीं है मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, ठीक है। एनीवेज हम इसके बारे में दोनों एस्पेक्ट तो पता करेंगे ही, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? देखो ये कॉमन सेट ऑफ लॉ है जो क्या गवर्न करती है पर्सनल मैटर्स को। जैसे आप ले लो मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। आप देखो ना हिंदूज में आप इनहेरिटेंस का लॉ देखो, अगर 4 भाई बहन हैं, राइट, 2 भाई 2 बहनें, तो चारों को 25%, 25%, 25%, 25% इक्वल इनहेरिटेंस के हिसाब से जमीनें दी जाएंगी या फिर प्रॉपर्टी दी जाएंगी। एटलीस्ट हक तो है उतना, राइट। अब वो बात अलग है दैट किसी बहन ने अगर छोड़ दिया या फिर किसी भाई ने अगर छोड़ दिया, वो अलग बात है।
बट वही चीज़ आप अगर कोई दूसरे, जैसे आप ले लो मुस्लिम रिलीजन में, ठीक है, तो मुस्लिम रिलीजन में ये 50-50% बिल्कुल ही नहीं है ना। तो वही चीज़ हुआ ना, एडॉप्ट मतलब इनहेरिटेंस का लॉ चेंज हुआ ना, है ना। वैसे ही डाइवोर्स का लॉ ऐसे चेंजेस होता है, हिंदूज में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, डिफरेंट अदर रिलीजन्स में अलग अलग है, राइट। तो वही चीज़, ये सारे चीज़ें क्योंकि कानून अलग है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है दैट क्यों ना हर एक कानून को एक कर दिया जाए। अदरवाइज अगर सोचो मतलब कोई अगर मुस्लिम क्लाइंट का अगर केस आ रहा है उसको अलग तरीके से, उसके लिए अलग कानून पढ़ना पड़ता है। हिंदू का क्लाइंट का अगर केस आ रहा है उसके लिए अलग कानून पढ़ना पड़ता है। क्रिश्चियन का अलग कानून है, सिख, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो क्या अगर आप अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देख लीजिएगा, उसके आर्टिकल 44 में क्लियरली मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो क्या सिक्योर करता है फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑफ कोर्स ना, आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखो एक तो यूनिफॉर्मिटी लाएगा, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में इजी हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव में भी अगर देखिएगा ना तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर करना पड़ता है, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। इट विल एंड द अनजस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो क्या वेरियस कंजर्वेटिव सोसाइटीज में एग्जिस्ट कर रही है। सेक्युलरिज्म एंड वुमेन राइट्स, है ना, उसको वो इंश्योर करती है। तो देख रहे हैं कितना हो गया ना, एक तो यूनिफॉर्मिटी ला रहा है कानून में, राइट, जिसके कारण आपका एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा। और इससे क्या होगा दैट जो कस्टम्स है ट्रेडिशनल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव जो कस्टम्स है, उसको वी विल डू अवे विद दोज कस्टम्स, और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म एंड वुमेन राइट्स को भी प्रमोट करेगा। ये तो आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट बहुत समय कुछ कुछ ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स है विच इज अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे बोलता है दैट देखो भाई ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 25 में अगर देख लीजिएगा उसमें क्या बोलता है दैट हाँ, हर जनों को अपना जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको मानने की फुल आज़ादी है ना। साथ ही साथ ये हैम्पर करेगा हमारे डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चर। इंडिया किस लिए जाना जाता है, कल्चरलिज्म के लिए। वही तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर प्राउड ऑफ दैट हाँ, ऐसा कोई देश में है ही नहीं, है ना। दैट अब अगर आप यूएसए चले जाओगे वहाँ पे सारे सेम टाइप के, हाँ, कोई भी अंग्रेज देश चले जाओ, राइट, अगर जर्मनी चला जाओ सारे जर्मन 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 जर्मन, है ना, मतलब अलग नहीं है। अब इंडिया में आओ, है, नॉर्थ से साउथ में जाओ बिल्कुल डाइवर्सिटी, ईस्ट से वेस्ट में जाओ बिल्कुल डाइवर्सिटी, देख रहे हो। तो इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे डाइवर्सिटी इज ह्यूज, राइट। तो वही चीज़ बोला गया दैट इन डाइवर्सिटी को अगर हमें मेंटेन करना है तब तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड वो ये है दैट इट मे लीड टू कम्युनल अनरेस्ट एज वेल। जी हाँ, कम्युनिटी में अनरेस्ट भी फैल सकता है ना। सवाल होता है आपको जो पूछा जाएगा वह ये वाले पॉइंट्स है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो ना जी, तो आपको पूछा जाएगा वे फॉरवर्ड पॉइंट, क्या आप सजेस्ट करोगे। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो दैट हाँ ठीक है, चेंजेस लाने ज़रूर है सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनने के लिए, बट ये चेंजेस जो है ना सडन नहीं होने चाहिए, वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। कोडिफिकेशन हमें करना चाहिए हर एक पर्सनल लॉ का, जो कि सजेस्ट किया जा रहा है बाई लॉ कमीशन। अच्छा, कोडिफिकेशन करने से क्या प्रायोरिटी ये फायदा होगा ना दैट हम उससे इक्विटी को प्रमोट करेंगे, रादर हम इम्पोज नहीं करेंगे किसी के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड, रादर इक्विटी को प्रमोट किया जाएगा, राइट। साथ ही साथ टू रिजॉल्व द कॉन्टेंशियस इश्यूज लाइक यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन कंसेंसस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। मतलब सोचो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है ए, राइट, अब उस ए रिलीजन में कुछ खामियां हैं, राइट, तो यहाँ के लोगों का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है दैट देखो आपके रिलीजन में जो है दीज आर रिग्रेसिव रूल्स, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हो। तो अगर उस कम्युनिटी से आवाज़ आए ना तो ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो कम्युनिटी उस रूल से खुश है तो हम उस पर क्यों कुछ चेंजेस लाए, समझ रहे हो। तो इस टाइप के जो वे फॉरवर्ड पॉइंट्स है दैट यू कैन सजेस्ट इन योर आर्टिकल वाला थिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। एक काम करता हूँ ना, आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। इस आर्टिकल से मैं आपको एमसीक्यू आज दूंगा, ठीक है। चलो, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट वॉन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ऑफ कंटेम्प्ट इफ री नोटिफिकेशन ऑफ टू इंक्लूड द ओबीसी कोटा। चलो ये अलग एक केस है जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा दिया था दैट ओबीसी कोटा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल इलॉजिकल वे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो उसी लिए ये था। तो एनीवेज हमारा अभी मेन
फोकस क्या है इस आर्टिकल के थ्रू, वह यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ठीक है, हम अभी जो है वो वाला इशू, ओबीसी कोटा का कितना इशू था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या चीज़ गलती प्रोसेस अपनाया, वो चीज़ हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो सेशंस कोर्ट हो सकते हैं, स्टेट हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब किससे प्रोटेक्ट किया जाता है भाई? टू मोटिवेटेड अटैक्स एंड अनवांटेड क्रिटिसिज्म। बहुत समय आप अगर देख लोगे, देखो आप और हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो हम लोग कोई वी आर सिंस वी आर नॉट दैट बिग पर्सनैलिटी, सो प्रोबेबली चलो हम लोग का दूध भाता है। ठीक है, बट वहीं पर सोचो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेता होते ही क्या है, ऑफ कोर्स दे आर द रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्डर्स, राइट? तो वो लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशंस इसको क्रिटिसाइज हमारे देश में नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सोचो अगर लीडर ही क्रिटिसाइज करे तब तो ऑडियंस भी क्रिटिसाइज करने लग जाएगी ना, है ना? और किसको क्रिटिसाइज करेगी? कोर्ट को। कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जो कि अब बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उसके जो इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया है। अब इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अगर देखें तो देखो, बोला गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेड वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। अब देखो, वही है ना, बोलते हैं ना हम लोग दैट फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं तो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ना, तो इस चीज़ों में ज़रूर से लग रहा है, राइट? सेपरेटली अगर देख लीजिएगा, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। देखो, आर्टिकल 129 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह एम्पावर किया है, राइट? वहीं आर्टिकल 215 के कन्फर्ड किया है पावर टू द हाई कोर्ट्स, है ना? नाउ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वो जो है इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करता है इस पूरे आइडिया को। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है? एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और ये जो है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत क्लियरली डिफाइन किया गया है दैट हाँ, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट रेफर करता है कोई भी विलफुली डिसोबीडियंस करे कोई भी जजमेंट ऑफ कोर्ट को, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। बट वहीं पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट सोचो कोर्ट के अथॉरिटी को ही वो लोअर करने की कोशिश करे, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करे, या फिर कोर्ट्स की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बीच में कुछ ना कुछ अरंगा लगा, इंटरफेयर लगा करने की कोशिश करे, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इस टाइप के केसेस जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये दो बेसिक कंटेम्प्ट है, मतलब जिसको डिफाइन किया अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दोस्तों, पीआईबी से ये न्यूज़ लिया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इक्विटी फ्लो जो कि इंडिया में हो रहा है, इसको आप GS3 के इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आराम से रिलेट कर सकते हैं। नाउ देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है दैट इज़ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है मीन्स के एनालिसिस पर्सपेक्टिव में। जैसे सिंगापुर से देखो और USA से देखो कितना परसेंटेज आ रहा है। मतलब ये दो ऐसे नेशंस है ना विच हैज इमर्ज एज टॉप 2 सोर्स नेशंस FDI के लिए इंडिया में, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच में। और इसके बाद कौन आता है? मॉरिशियस। उसके बाद कौन आता है? नीदरलैंड। उसके बाद कौन आता है? स्विट्जरलैंड। याद रहेगा, पहला दूसरा तो याद रहिए यार, सिंगापुर, USA, these are the top 2 sources of FDI for the financial year of 2021-2022. In fact, government ने implement किया है several transformative reforms as well under FDI policy regime across the sector। उसी लिए FDI जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोशिश आप बोल सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में, डिफेंस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल एविएशन, ई-कॉमर्स, रिटेल ट्रेडिंग, कौन से सेक्टर में चेंज नहीं किया गया? बताइए ना। बहुत समय क्या था ना, यहाँ पे FDI जो है बहुत कम था, बट अभी जो है FDI कुछ तो में तो 100% कर दिया गया है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया अनडाउटेडली दुनिया के लिए एक प्रिफर्ड कंट्री है ही। FDI इक्विटी इनफ्लो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो इंक्रीज हुआ है बाय 76%। इनफैक्ट टॉप 5 सेक्टर्स जो है जो कि रिसीव कर रही है highest FDI equity flow during the year financial year of 2021-22 are
पहला तो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरा है सर्विसेज सेक्टर जिसमें फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, R&D, ये सब आते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सब कुछ आते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये सब याद रखिएगा। टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे FDI सबसे ज़्यादा आ रहा है वो कौन कौन है? सबसे पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली, चौथा है तमिलनाडु, पाँचवा है हरियाणा। तो देख रहे हो कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों तो साउथ इंडियन स्टेट्स ही आगे बाजी मार लिया है, ठीक है। तो ये सब अगेन ये टॉपिक ज़रूर से देखिए। कर्नाटक में अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या? शायद कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर रीजन्स। समझ रहे हो बात? तो ये सब कुछ हमें समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, ये न्यूज़ लिया गया है गूगल स्ट्रीट व्यू के रिलेटेड। देखो गूगल, आपने कभी देखा है गूगल स्ट्रीट व्यू 360 डिग्री का होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। मतलब आप एक जगह में लोकेशन में आप स्क्रीन को अगर ऐसे ऐसे बेंड करोगे ना तो ये स्क्रीन मुड़ता रहेगा इधर उधर। समझ रहे हो बात? तो वो जो है ना इस टाइप के कुछ कैमराज से कैप्चर किया जाता है ना। अब इस टाइप के कैमराज पहले अगर आते थे तो पहले क्या होता था ना, कोई भी रीजन को कैप्चर कर लिया जाता था। बट हमारा नेशनल जियो स्पेशल जब से पॉलिसी लाया गया तब से गूगल ने भी अपने पॉलिसी को चेंज करना ही पड़ा। क्योंकि अगर गूगल मतलब अगर आप हमारे देश से पैसा कमाओगे तो भैया हमारे सरकार जो डायरेक्टिव देगी उसके अंडर ही आपको काम करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हमें नहीं चाहिए आपका सर्विसेज। सिंपल सा बात है। एनीवेज GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि गूगल स्ट्रीट व्यू ने लॉन्च किया है अपने स्ट्रीट व्यू को 10 सिटीज़ में ऑफ इंडिया अंडर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी ऑफ 2021। गूगल स्ट्रीट व्यू मैंने आपको क्लियरली बता दिया ये क्या होता है, राइट, जिसके थ्रू आप आराम से स्वाइप कर सकते हो एक डिटेल्ड व्यू ऑफ द लोकेशन। मतलब एक ही रीजन में आप पिक्चर से देख सकते हो दैट हाँ कौन कौन से शॉप्स यहाँ पे खड़ी है, कौन कौन से क्या क्या है, प्रॉपरली 360 व्यू क्लियरली देखने को मिलता है। और नहीं तो खुद से देख लीजिए, कोई भी 360 व्यू का मैप खोलिए, है ना, गूगल मैप में जाकर आराम से देख पाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। रेस्ट्रिक्शंस, अब इसमें नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के तहत क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? देखो भाई, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एरियाज, यहाँ पे कोई गूगल स्ट्रीट व्यू आपको नहीं लेना है। इसका मतलब दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में क्या आप ले सकते हो? नहीं, ये मिलिट्री एरिया भाई, नहीं ले सकते हो बिल्कुल। Over the years, a lot of privacy and other issues have raised regarding street view. In fact, a lot of them stem from people's face and other identifiable aspects as well. जैसे किसी के कार का नंबर प्लेट दिख जाता है, किसी का हाउस का नंबर दिख जाता है ना। तो ये सब बाद में क्या होता था, मिसयूज होता था। तो इसीलिए अल्टीमेटली सरकार को ये नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसीज लाना ही पड़ा था। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी अगर देख लीजिएगा तो अगेन लिबरेट्स द जियो स्पेशल सेक्टर एंड डेमोक्रेटाइजेज द डेटा सेट्स जो कि जनरेट किया जाता है बाय पब्लिक फंड्स। इनफैक्ट पॉलिसी सीक्स करता है टू एम्पावर द सिटीजन्स और एंटरप्राइजेज, जिससे वो क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जियो स्पेशल डेटा और इन्फॉर्मेशन, जिससे अगर फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंटल नीड्स को हमें कंसर्न करना हो तो। इनफैक्ट ये प्रोवाइड करता है फॉर ऑगमेंटिंग द जियो स्पेशल इकोनॉमी इन इकोसिस्टम इन द कंट्री एज वेल एज ग्लोबली बाय इनकरेजिंग द जियो स्पेशल नॉलेज जनरेशन स्किल्स। चलो ये सब तो खैर मतलब इसके प्रोविजंस है, जियो स्पेशल नेशनल पॉलिसी, ये तो ऐसे ही पढ़ोगे आप, ठीक है। और ये प्रोविजंस को क्लियरली थोड़ा हाईलाइट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाया हाइपोथेसिस। एक्चुअली देखिए ये एक हाइपोथेसिस है जो कि प्रपोज करता है दैट हर एक ऑर्गेनिज्म और उनके इनऑर्गेनिक सराउंडिंग, जैसे मैं ऑर्गेनिज्म हूँ एक, ठीक है, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, और हमारे इन आजू बाजू वाले रीजन जो इनऑर्गेनिक, जैसे मिट्टी, राइट, हवा, वो क्या ऑर्गेनिक है? नहीं, राइट, दोज आर इनऑर्गेनिक ओनली, राइट। सो अगेन हम जो क्या ऑल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग ऑन द अर्थ आर क्लोजली इंटीग्रेटेड, ये हाइपोथेसिस बोलता है, जिससे हम लोग बनाते हैं एक सिंगल और सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो बात? और ये जो थ्योरी दिया गया था ना, जेम्स लोवलॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए यह न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा डिस्कस कर ले। यू नेवर नो, यू नो APSC में भी पूछा जा सकता है, UPSC में भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है, इसलिए वी हैव यू नो कंप्लीटेड, राइट। सो एनीवेज गाइस, कुछ देखो न्यूज़ छूट गया, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा दैट नहीं छूटा है, आज के न्यूज़ हैं कुछ, तो वो मैं काम करता हूँ ना। एक्चुअली आज मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, राइट। सो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, फिलहाल अगर MCQs देखें, कल जो
शनिवार को जो हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था इंडिया का डीकार्बोनाइजिंग टारगेट्स के बारे में। इट कैन इजीली बी अचीव्ड बाय डिप्लॉइंग विच अमंग द फॉलोइंग। दो ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें सी वाज द करेक्ट आंसर, दूसरा का आंसर था बी जिसमें सी बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये सीक्वेंस नहीं दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा किन किन का सही था। आज का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आज का मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए प्लीज। बहुत ही ये 2022 का यूपीएससी में आ गया है, प्लीज आंसर मत देखिएगा, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए क्योंकि मैंने क्लियरली डिस्कस किया है। कल मैं इसका एनालिसिस भी दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।